नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा और सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से स्वास्थ्य की वजह से, खराब स्वास्थ्य की वजह से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। फिर से एक बार मैं रूबरू हो चुका हूं और इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो बिहार से ही है। और लोकसभा चुनाव की चर्चा आप जानते ही हैं, हर तरफ लोकसभा चुनाव पहले चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण की बात हो रही है, तीसरे चरण की बात हो रही है, चौथे चरण और पाँचवें चरण, सातवें चरण। अब मसला ये है कि खासकर बिहार की हम इसलिए चर्चा कर देते हैं। देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स और बिहार के लोग और बिहार के पॉलिटिशियन और बिहार में पारिवारिक समीकरण, तो आज जो सबसे बड़ा दिलचस्प रहा वो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वो दिलचस्प क्या रहा और क्या था। दिलचस्प क्या था, सिर्फ समझने की बात यह है, इसमें दिलचस्प यही रहा कि सत्ता के जितने चाहने वाले हैं उनके कुछ के गणित बनी, कुछ के गणित नहीं बन पाई, कुछ के समीकरण बन के तैयार हो चुके हैं, कुछ के समीकरण नहीं बन पाए। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में इंडी गठबंधन की बात करते हैं। इंडी गठबंधन में तोड़ फोड़ और तमाम सारी चीज़ें पहले से चल रही थी। अब इंडियन गठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कांग्रेस को अपने कैंडिडेट तय करने थे। अब जानते हैं कि कांग्रेस के बिहार में हालत क्या है, क्योंकि बिहार में हालत बहुत ही बुरी हालत में है। कांग्रेस जब से आरजेडी के साथ कांग्रेस आई है तब से वजूद में आई, लेकिन धीरे धीरे अपनी वजूद खोती चली गई। अब इंडी गठबंधन ने यहाँ जो समीकरण के को 9 सीटें ही कांग्रेस को मिली है। अब उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 5 सीटों को लेकर अब तक कांग्रेस स्थिति साफ नहीं कर पा रही थी, दूसरे कैंडिडेट पे नजरें गड़ाई हुई थी। अब मैं चर्चा कहाँ करना चाहता हूँ कि पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण आप जानते ही हैं, बहुत बेहतर कांग्रेस का कभी गढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत क्या है, तो वहाँ पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी जी को उन्होंने दे दिया। अब मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर से ही वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह वहीं से आते हैं, मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, जोरासवा से हैं। लेकिन वहाँ सीट किसको दी जाए उसको लेकर काफ़ी बवाल है। और आप जानते हैं कि अखिलेश जी के हाथ में भी बहुत कुछ खास नहीं था, जैसा कि यहाँ से AICC से जानकारी थी। कई बार अपनी बातें उन्होंने दोहराई, कई बार उनकी बात सुनी नहीं गई, कई बार बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। तो अखिलेश सिंह की जो वहाँ की जो मौजूदा हालत ये है कि उस सीट से अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, उन्हें कैप्टन निषाद के बेटे हैं। देखिए, क्षेत्रीय समीकरण के जहाँ तक बात करते हैं, क्षेत्रीय समीकरण में काम बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया है, इसलिए बीजेपी नाराज़ रही और नाराज़गी की वजह से पार्टी ने किसी और को दे दी। अब हम चलते हैं महाराजगंज की बात करते हैं। तो महाराजगंज से अखिलेश जी ने अपने बेटे को दिलवाया है। कांग्रेस पे आरोप भी तो यही लगता है भैया। कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप क्या है, तो अपने परिवारवाद के लिए। देखिए, परिवारवाद में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस किस लिए कि कांग्रेस अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने फला को, अपने चिला को करते करते कार्यकर्ता सीधे सीधे नाराज होते चले जाते हैं। और आज कांग्रेस की हालत या हाशिए पे पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऊपर जो शीर्षस्थ नेता हैं वहाँ तक इनकी बात तो पहुँच नहीं पाती है। तो चलिए, महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह को दे दिया गया, अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र हैं। अब हम आते हैं समस्तीपुर की चर्चा करते हैं। देखिए, समस्तीपुर से खास लगाव है, समस्तीपुर मेरी जन्मभूमि है। तो मैं आपको बता दूं, समस्तीपुर सालों से कंट्रोवर्शियल जगह के तौर पर रही है, क्योंकि यहाँ कहिए कि सीट की जो कहानी है वो कहानी सिर्फ ये है कि रामविलास पासवान और उनके परिवार की जागीर के तौर पर ही ये सीट हमेशा रही है। ये सीट अब से नहीं, यानी हम जब से बड़े हुए हैं तो मुझे पहले पता कि सबसे पहले रोसड़ा जो लोकसभा सीट हुआ करती थी उसको सुरक्षित रखा गया और सालों तक पूरी कहानी रही। और सालों तक दूसरे दूसरे प्रदेश कहिए कि दूसरे जो जिला से जो लोग आते थे उन्हीं को वो सीट दे दी जाती थी। और कांग्रेस के नेता के तौर पे कभी भगत जी कभी कोई मतलब समझिए कि बस स्थानीय नेता को कभी तवज्जो रोसड़ा से नहीं मिली। अब जब रामविलास पासवान बड़े नेता के तौर पर उभरे तो सबसे पहले उन्होंने भुनाने शुरू की और एनडीए में शामिल हुए। एनडीए में जब शामिल हुए तभी एनडीए में जैसे शामिल हुए उसके बाद उनका भाई जीत कर आ गया और रामचंद्र पासवान लगातार इस पर बने रहे। लेकिन रामचंद्र पासवान से पहले
वहाँ महेश्वर हजारी हुआ करते थे, जो रामविलास पासवान और हजारी जी का एक संबंध है, उस संबंध पे कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि महेश्वर हजारी के पिता भी विधायक रह चुके थे और सांसद रह चुके थे, और तमाम सारे उनके एस्पेक्ट्स हैं, उनको अब देखना पड़ेगा। तो वहाँ उनकी ज़मीन बनी रही। लेकिन जैसे एलजेपी में शामिल हुए तो वहाँ रामचंद्र पासवान की निगाह पड़ी, और रामचंद्र पासवान जो है वहाँ जुड़ गए, और वहाँ थोड़ा सा समीकरण बिगड़ा। नीतीश जी बाहर हो गए एनडीए से, और उसके बाद वहाँ से रामचंद्र पासवान जीत के आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रामचंद्र पासवान आने के बाद वहाँ उस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधे सीधे दिल्ली में बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे, अपने भाई साहब के गोद में बैठे रहे। और दुर्भाग्य उस क्षेत्र की इसलिए कि विकास में आज भी बिहार में सबसे पिछड़ा वो डिस्ट्रिक्ट है। रामचंद्र पासवान जैसे उनकी मृत्यु होने के बाद उनके बेटे प्रिंस राज जी संभाले, लेकिन प्रिंस राज जी बॉडी बनाने में यहाँ लगे रहे, दिल्ली में लगे रहे। आपको याद होगा कि संसद के जितने सत्र हुआ करते थे कभी वो समय पे नहीं पहुँचते थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह उनकी शुरुआत जो होती है वो 11 बजे होती है। क्षेत्र के विकास के बारे में तो भूल ही जाइए, फ़ोटो खिंचाना और तमाम सारी चीज़ें वही उनके लिए, क्योंकि क्षेत्र से आप जब होते हैं तो क्षेत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है, और क्षेत्र के प्रति एक नेता की जिम्मेदारी होती है, और जनता के साथ सीधे सीधे जुड़ने की जिम्मेदारी होती है। दुर्भाग्य अगर प्रिंस राज अपने तमाम सारे जो उनके पिता के समय के जो भी उनके कार्यकर्ता थे सभी को काट कर उन्होंने भगा दिया। नतीजा आज उनकी हालत देख रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ ये सीट क्यों दिलचस्प हो गया? दिलचस्प इसलिए हुआ कि चिराग पासवान को एनडीए ने सीट दे दी। अब एनडीए ने सीट दी तो शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की पुत्रवधू है, बेटी हैं, क्षमा कीजिएगा, बेटी हैं, और कुणाल जी महाराज की बहू हैं, उनको यहाँ से सीट दे दी गई। सीट सुरक्षित है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ, रोसड़ा से नाम बदलकर सिर्फ समस्तीपुर कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जो परिसीमन समिति बनी थी, रामविलास पासवान उसमें मेंबर हुआ करते थे, और वो चाहते थे कि सुरक्षित ही रहे। नतीजा उस क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि आज भी वो सुरक्षित है, और आज भी बाहरी नेता आते हैं, और बाहरी नेता ही चुन के वहाँ के मोती खाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो शांभवी चौधरी को मौका दिया गया एनडीए की तरफ से, वो बाहर से हैं, एक बड़ा मसला बना। अब यहाँ रिटायर्ड आईपीएस जो हैं रवि साहब, उनको कांग्रेस पहले दे रही थी, कांग्रेस दे तो रही थी, लेकिन जैसे सन्नी हजारी की बात आई, सन्नी हजारी कौन है? सन्नी हजारी अभी जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी जो वहाँ के विधायक हैं कल्याणपुर से, उनके पुत्र हैं। देखिए, राजनीतिक विरासत है, हम कहते हैं ना कि पिता पुत्र और परिवार और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन स्थानीय मुद्दे की जब बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दे में महेश्वर हजारी वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार से बजट लेकर सड़कें बनाई, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है। लेकिन उनके हारने के बाद रामचंद्र पासवान तो यहीं बने रह गए, उनके बेटे कोई सड़क से लेना देना नहीं, वो कभी केंद्र सरकार की कोई योजना आती तो ट्विटर पे अब जरूर नज़र आते थे। अब और जब स्टेट गवर्नमेंट में वो एज ए मिनिस्टर रहे तो अपने क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता तो पुलिया बाबा के नाम से वो जाने जाते रहे, क्योंकि उन्होंने 50 से अधिक पुल बनवाए, क्योंकि उस हिस्से में बाढ़ ज़्यादा आती है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जब तक वो रहे बहुत अच्छा 5 साल में काम हुआ। जब से दूसरी सरकारें आई तब से उतने सक्रिय तो रहे, लेकिन उस क्षेत्र का विकास बहुत उस गति से नहीं हो पाई। एक बड़ा कारण रहा कि मंत्रालय भी उनके उस तरीके रहे। अब उनके बेटे पे कांग्रेस ने बाजी आजमा रही है। तो समस्तीपुर का दिलचस्प है। देखिए, कहने के लिए रिजर्व है, लेकिन यहाँ वोट परसेंटाइल को देखेंगे तो रिजर्व उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। अब चिराग पासवान के पासवान गुट जो हैं, जो अभी तक झंडा धोया करते थे पास में मेरा मेरा मेरा, वो सब 20-22 इनके छोड़ छाड़ के भाग गए। 2, 4, 5 या 8% जो वोटर्स हैं वही है पासवान है। लेकिन सिर्फ पासवान के गणित से कहानी नहीं बनती वहाँ,
अपर कास्ट वोटर बहुत बड़ा सेगमेंट है, कुर्मी बहुत बड़ा सेगमेंट है ना, स्थानीय सेगमेंट बहुत बड़ा है, तो सेंटिमेंट्स भी तमाम सारी चीज़ें हैं। जेडीयू से खुद ही महेश्वर हजारी अभी मंत्री हैं, जनसंपर्क मंत्रालय उन्हीं के पास है बिहार में। अब उनके बेटे पे कांग्रेस ने चाल चली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई वहाँ की जनता चाहती क्या है। देखिए, कांग्रेस के वोट अभी भी है वहाँ, कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ अभी भी है। तो अब ये जो तिकड़ी है, शांभवी बाहरी, दूसरे कैंडिडेट बाहरी या अंदरूनी और क्या जेडीयू एनडीए और तमाम सारे, अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में सन्नी हजारी यहाँ बाजी मार पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी उम्र बहुत कम है। अभी तक वो ब्लॉक प्रमुख हुआ करते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि वाकई में वहाँ की जनता चाहती है इसमें बदलाव हो और एक युवक पे यकीन करें। वैसे वो व्यक्ति हर व्यक्ति से बड़ी आसानी से, बड़ी प्रेम से चाचा, बाबा जी और दादाजी करके ही मिलते हैं और बहुत ही सहज तरीके से, क्योंकि हमने देखे कई पॉलिटिशियंस के बच्चों को एरोगेंसी उन्हें भरे पड़े होते हैं। अब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय बनाम बाहरी, देखना दिलचस्प यही होगा कि कांग्रेस की ये सीट, मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे पे कहीं न कहीं बात बन सकती है। अब देखना होगा कि वाकई में जनता चाहती वहाँ क्या है। इस समीकरण कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है। शांभवी के फादर तो खुद ही जेडीयू में हैं और वो इधर आके खड़े हो गए। अशोक चौधरी खुद पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो जेडीयू में हैं। तो राजनीति का चक्र जो है घूमता रहता है, फिरता रहता है। अब देखना दिलचस्प वहाँ वही होगा कि आखिर होता क्या है। चलिए, मैं आपको थोड़े से और भी जिक्र कर दूँ बिहार के हम, क्योंकि बिहार में और कौन कौन सी सीटें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प रही, वो सासाराम की बात करते हैं। सासाराम मनोज कुमार दिया गया है। सासाराम वैसे ही पहले मुझे लगता है कि सासाराम से मीरा कुमार हुआ करती थी, मीरा कुमार को इस बार नहीं दिया गया है और वहाँ ये आ गए हैं। होशियारपुर से यामिनी गोमर को दिया गया है और फरीदकोट से, जो ये सब रिजर्व सीटों की बात कर रहे हैं, उस रिजर्व सीट में अमरजीत कौर साहो के, इनको दे दिया गया है। तो ये हमारा, क्योंकि देखिए एनडीए अभी तक 39 सीटों पे है, इंडी सिर्फ एक सीट पे है। इस बार अगर समीकरण बनता और बिगड़ता और तमाम सारी चीज़ें होती है तो मुझे लगता है कुछ न कुछ इस बार जो है सीटों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वैसे आप तय करेंगे, आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ भी कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा। आज से मैं रेगुलर आपको बिहार के बारे में भी, नेशनल पॉलिटिक्स बारे में बता रहूँगा। नमस्कार।